आज के आपके करंट अफेयर्स 15 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो आपके ना ये पावर इंडिपेंडेंस से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ये पावर है क्या से यहाँ पे डिटेल में व्हाइट शीट पे समझाता हूँ। कभी भी जो आपकी लॉ मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर यूजुअली जो होती है, जो कानून बनाने की पावर है, वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास। जो इंडिया में टॉप है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। पर पार्लियामेंट कभी भी सारा साल हर टाइम नहीं काम करती। होता क्या है, लेट्स सपोज ये पूरे साल का पीरियड मान लो, एक पूरा साल मान लो आपके ना पार्लियामेंट के बीच बीच में आप न्यूज में सुनते होंगे सेशन चल रहा है। सेशन का मतलब क्या है कि जब ये बैठी हुई है कुछ कुछ दिन बीच में, लेट्स सपोज आपके एक टाइम पे 30 दिन बैठ गई, फिर 15 दिन बैठ गई, फिर से 30 दिन बैठ गई, फिर चाहे सिर्फ 2 दिन के लिए कोई सेशन बुला लिया था। साल में कुछ कुछ टाइम के लिए बस ये बैठती है आपकी। जब पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ना सेशन होते हैं, ये सारा साल काम नहीं करती। बीच में जब जब जरूरत होती है तब तक बुलाया जाता है, तब तक डिस्कशंस की जाती हैं, जैसे जब बजट पास करना है, या जब जैसे हम मॉनसून सेशन कहते हैं, विंटर सेशन कह देते हैं, ऐसे सेशंस के लिए बुलाया जाता है, या कोई इमरजेंसी सेशन करना है, जैसे 2 दिन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ऐसे जब आपका प्रेसिडेंट, मतलब वो भी प्रेसिडेंट समन जारी करता है कि आ जाओ सारे एमपीज को, कि आ जाओ बैठो और कानून बनाओ। पर बाकी का जो बीच का टाइम होता है इसे कहते हैं आपकी ब्रेक है, ठीक है, कि आपकी इस टाइम आपकी पार्लियामेंट ब्रेक पे है। अब ये जो आपका सेशन भी है, आपके पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब आपके पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें ये भी आगे प्रॉब्लम है कि, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये भी आगे प्रोविजन है कि ये दोनों जरूरी नहीं है कि एक साथ ही बैठे। जैसे दोनों का अपना अपना साल है, अपनी अपनी वर्किंग है, दोनों के अपने कानून है, अपनी वर्किंग है, सब कुछ इंडिपेंडेंटली चलता है। ये वाले 30 दिन बैठे थे ये मान लेता हूं मैं, लेट्स सपोज लोकसभा का चार्ट है। राज्यसभा भी साथ में ही काम करती है, बस शायद थोड़े दिन बाद में बैठी हो, पर खत्म जल्दी कर दिया हो, इनका 15 को दिन का यहाँ पे सेशन हो। ये भी फिर ब्रेक पे चले गए, यहाँ पे इन्होंने सेशन जल्दी शुरू कर दिया और ज्यादा लंबा चला लिया, ठीक है। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली, दोनों का जरूरी नहीं है कि सेम सेशन में मैच करें। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक 5 दिन का सेशन किया था और उसके बाकी साल में कोई सेशन ही नहीं किया इन्होंने, ठीक है। बस इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये राज्यसभा, दोनों हाउसेज अलग अलग टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी ब्रेक अलग चल रही है, इनकी ब्रेक अलग चल रही थी, दोनों की ब्रेक अलग अलग चल रही है। इसके रिगार्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ये सेशन कितने बड़े हो सकते हैं या ब्रेक कितनी बड़ी हो सकती है, इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही प्रोविजन बोलता है कि ये जो ब्रेक है ये मैक्सिमम कितने टाइम की हो सकती है, मतलब 2 सेशंस के बीच में गैप। बिल्कुल, ये जो 2 सेशंस है ना, 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का ही हो सकता है दोनों हाउसेस के लिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, यानी कि एक साल में कम से कम कितने सेशन होल्ड करने पड़ेंगे? 2 तो होल्ड करने पड़ेंगे। हाँ, फिर क्या कहते हैं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में चले गए। अगर 6 महीने से ज्यादा तुमने क्रॉस कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में हो, तो प्रेसिडेंट के पास फिर पावर है कि वो री इलेक्शन कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर सेशन बुलाना ही पड़ता है। अब ये जो ब्रेक है, ब्रेक के टाइम पे भी तो किसी लॉ की जरूरत पड़ सकती है। इस कारण आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल छोड़ा हुआ है जिसके इमरजेंसी अगर कभी कोई कानून बनाना पड़ जाए तो वो टेम्पररी तौर पे कोई कानून बना पाए, ठीक है। ये टेम्पररी तौर पे कानून बनाने की पावर दी है प्रेसिडेंट को। इसे ही कहते हैं प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कानून बन रहा है एक तरह से, पर टेम्पररी कानून। ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, कौन सा है, जितनी आसानी से वह कानून बना देता है, आर्टिकल 123, गवर्नर का 213 है,
प्रेसिडेंट का 1 2 3। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हो कि जितनी आसानी से कानून बना जाते हैं 1 2 3 कानून तैयार। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो आर्टिकल इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या प्रोविजन है? 2 प्रोविजन है कब वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जब तो व्हेन बोथ और ईदर, मतलब एक ही पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। या तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, दोनों की ब्रेक चल रही है, या कोई एक हाउस सेशन में है दूसरा नहीं है, तब आपके ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। अब ये जो ऑर्डिनेंस बनेगा ये मैक्सिमम कितना टाइम चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 6 मंथ्स गलत आंसर है, 6 मंथ्स नहीं चलता। इसका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लाइन बता दूं। लास्ट till 6 weeks from the date of assembly of later house of the parliament। अब ये क्या है, ये मैं पूरी चीज समझाता हूँ। हाँ, आंसर आएगा 6 months and 6 weeks। कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी है कि जो भी हाउस बाद में बैठेगा उस टाइम से डेट शुरू हो जाएगी 6 हफ्ते की। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि दोनों अलग अलग डेट को बैठ रहे, लेट्स सपोज यहां पे कहीं पे आपका एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ठीक है, दोनों की मतलब इस ब्रेक पे यहां पे एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। अब राज्यसभा पहले बैठ गई, लोकसभा बाद में बैठ रही है। ठीक है, जब ये लोकसभा बैठी, यहां से अब 6 हफ्तों का टाइम शुरू हो जाएगा। जो हाउस बाद में बैठेगा उसकी पहली डेट से बस 6 हफ्ते लगा लो। 6 हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों हाउसेस को ऑर्डिनेंस पास करना जरूरी है। अगर वह ऑर्डिनेंस ये दोनों नहीं पास करते, ऑर्डिनेंस टेम्पररी है, उसे तब भी, क्योंकि ओरिजिनल लॉ मेकिंग पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। अगर पार्लियामेंट नहीं पास करेगी वो कानून हमेशा के लिए नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि वो तो एक एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट। ऐसे तो फिर जो हमारी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये सिर्फ टेम्पररी इमरजेंसी के लिए ये चीज दी हुई है। जैसे ही आपकी ये इमरजेंसी की चीज खत्म हुई, मतलब तभी जैसे ही वो दोबारा आके बैठे हैं, उन्हें साथ के साथ अप्रूवल देना जरूरी होता है। अगर इन्होंने 6 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ने नहीं पास किया, मतलब इस डेट से अब 6 हफ्ते दोनों के लिए शुरू हो जाते हैं, अगर दोनों हाउसेस ने नहीं पास किया तो आपका ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाता है। उस ऑर्डिनेंस को यहाँ पे बिल के तौर पे पेश करना पड़ता है, कानून प्रॉपर पास करवाना पड़ता है। ठीक है, पर जितना टाइम वो मतलब ब्रेक का टाइम होता है वो प्रॉपर कानून की तरह ही चल रहा होता है, बस पर वो टेम्पररी है। उसे परमानेंट करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस का। किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी। ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ओनली फॉर ऑर्डिनरी लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता इससे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, ये स्पेसिफाइड है। क्लियर है? तो इसके कारण जो इसका ये जो सेकंड लाइन है, इसका क्या मतलब, इसका मैक्सिमम टाइम अब क्या बन जाता है? 6 months and 6 weeks। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ठीक है, अब आपका दूसरा अच्छा ब्रेक वाला दोबारा समझा दूं। देखो, ब्रेक जो होती है ना, ब्रेक होता है 2 सेशंस के बीच में जो गैप होता है। ब्रेक आपकी
ब्रेक आपकी 6 महीने की मैक्सिमम हो सकती है। तो ये तभी एक्सट्रीम जो हमने ये किया ना कि 6 महीने और 6 हफ्ते, ये इसी तरीके से आया है कि 2 हाउसेस मतलब एक हाउस को मैक्सिमम 6 महीने का गैप मिल रहा है, तो मैक्सिमम डिले वो 6 महीने का कर पाएंगे, उसके बाद तो होल्ड करना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद आपके 6 हफ्ते का टाइम शुरू हो जाएगा। देखो आपका क्या है कि जैसे ही ब्रेक खत्म होती है, एक स्टार्टिंग डेट होगी ना कि इस दिन से सेशन शुरू हो रहा है, कोई भी डेट लगा लो, चलो आज की लगा लो कि इस दिन से आपका सेशन शुरू हो रहा है, 15 नवंबर से सेशन शुरू हो गया। ये जो सेशन शुरू हुआ इस दिन से आपके ये 6 हफ्ते का टाइम शुरू हो जाएगा कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों हाउसेज इसे पास करें। पर ये है कि लोकसभा पहले ही सेशन में, मतलब दूसरा हाउस पहले सेशन में आ चुका हो। एक लेट्स सपोज एक हाउस आपका 10 नवंबर को सेशन में आ गया था, दूसरा 15 को आ रहा है। एक हाउस पहले बैठ चुका है ना, तो दूसरा हाउस उसके बाद आके बैठ रहा है। जो दूसरा हाउस आके बैठ रहा है इससे 6 हफ्ते का सेशंस किए इन्होंने। हाँ हाँ, तब पता क्या किया है, जब पिछले साल एक सेशन आपका मार्च में कर लिया था, मतलब जो आपका बजट सेशन था वो पहले हो गया था। इसके बाद इन्होंने एक सेशन बुलाया था जून जुलाई में। जून जुलाई में जो सेशन बुलाया था ना, वो सिर्फ 4 या 5 दिनों का था, ठीक है। और उसमें भी क्या था कि जितने आपकी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, पार्लियामेंट की जो पूरी बिल्डिंग है, जैसे ये लोकसभा का हाउस है, यहाँ पे राज्यसभा का हाउस है और बीच में एक सेंट्रल कॉरिडोर है, बाकी आसपास सारे के सारे कॉरिडोर्स ही कॉरिडोर्स है। इसमें सीटिंग ऐसी कर दी गई कि यहाँ पे दूर दूर सबको बिठाया गया, बाकी यहाँ पे भी कुर्सियां लगा दी गई थी, तो सारे के सारे लोगों को दूर दूर बिठा दिया गया था, तो आपके कॉरिडोर्स के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका सेशन कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। राधिका क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये बस इसके सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए, ये 6 हफ्ते सब कुछ हर चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे एक बार ही रीड कर लेना, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज बताना रह गया जो आखिरी में तब मैं बताने लगा था। आज का न्यूज क्या थी, बेसिकली एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें आपके जो सीबीआई के डायरेक्टर है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, ये दोनों बॉडीज किस चीज के लिए बनाई जाती हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस चीज के लिए होता है? किस चीज के? ये आपके करप्शन और जो ब्लैक मनी, स्पेसिफिकली काले धन से डील करने के लिए, ठीक है। करप्शन के लिए तो आपकी विजिलेंस भी है, इसका खासकर जो ऐसे एसेट जिसका कोई कहां से आए कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ठीक है। सीबीआई का क्या काम है ओरिजिनली? वो तो विजिलेंस है। सीबीआई के पास है तो बहुत सारी पावर्स, पर सीबीआई को इन स्पेसिफिक एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कोई भी जो हाई क्राइम केस होते हैं ना, बिल्कुल हाई क्राइम केस, हाँ जैसे ऐसे उसके लिए नारकोटिक एक अलग हमारी अथॉरिटी भी है, नारकोटिक्स की, एनसीबी। आजकल तो वैसे ही न्यूज में छाए हुए हैं अगले, ठीक है। पर ये हर हाई क्राइम केस को सीबीआई टेक ओवर कर सकती है, और उसके ऊपर जैसे आपकी मतलब इनकी पावर बहुत सारों से ओवरलैप करती है। जैसे कहीं पे कोई टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला हो, उसके लिए वैसे आपकी वो भी है एनआईए, पर तब भी ये भी इंटरफेयर कर लेते हैं कई बारी। तो इनकी पावर बहुत सारी चीजों में लाभ करती है। इन दोनों में ये फर्क है, सीबीआई जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये इसका कोई कानून नहीं एग्जिस्ट करता सीबीआई का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है ना सीबीआई वही करती है। अब लेटेस्ट ये कंट्रोवर्सी क्या बन रही है आपकी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पहले ही आपको पता है सरकार इन्हें मिसयूज भी करती आई है हमेशा से, हर सरकार ही मिसयूज करती है क्योंकि सेंट्रल की तो होती है ये, तभी तो हमेशा रेड ऑपोजिशन की वहां पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अपने के ऊपर थोड़ी रेड डाल लेंगे जब खुद पावर में बैठे हुए हैं।
हैं जी, हर एक के ऊपर रेड पड़ेगी, जो भी ऑपोजिशन हाँ वो इसी चीज कारण, क्योंकि आपके ये सेंटर के अपने कंट्रोल में है। जो सेंटर के साथ होगा उसे देखना, वो कभी सीबीआई ईडी उनके खिलाफ चाहे वो जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बैठी हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका कोई एक्ट नहीं बनाया गया। इतनी पावरफुल बॉडी का कम से कम अपना एक्ट तो होना चाहिए था। तो अब हुआ क्या है, आपकी सेंटर की गवर्नमेंट ने ना, इनका जो पहले इनके जो डायरेक्टर्स होते थे उन्हें एक टाइम पे 2 साल का टर्म मिलता था, 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाती थी। आपकी सेंटर ने, सरकार ने अप टू 5 इयर्स कर दिया है इसे, कि 5 साल तक का टेन्योर मिल सकता है। यानी कि 2 साल के बाद, ऐसा नहीं कि वैसे पूरे 2 साल का मिलेगा, मतलब 5 साल का मिलेगा, उसके बाद ईयर की एक्सटेंशन है 3 बारी, ये अलाउ कर दी है। तो एक बंदा 5 साल पे एक कुर्सी पे बैठ सकता है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि जो ऑब्वियसली पर्सन ज्यादा सेंटर को खुश रखेगा आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर करना चाहेगी कर देगी। अगला करंट अफेयर है एक आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और पोल्यूटिंग सब्सटेंस के बारे, कोल। कल आपका आखिरी दिन था जो कोप 26 हो रही है, कौन से उसके अंडर कोप 26 हो रही है, किसके अंडर, कौन सा फ्रेमवर्क था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन थी, ये हर साल किसी न किसी कंट्री में होती है। इस साल ये स्कॉटलैंड में हो रही थी। स्कॉटलैंड अपने आप में कोई अलग देश नहीं है, चलो स्कॉटलैंड में हो रही थी ये, ग्लासगो में, ठीक है। तो ये वहां पे जो सेशन हो रहा था, अलग अलग देश फिर से वहां पे गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। हमने अपने कमिटमेंट्स दोबारा से किए हैं। जैसे इंडिया ने 2070 तक क्या टारगेट लिया है, नेट जीरो एमिशंस का। इंडिया ने इस साल ये टारगेट लिया है कि हम 2070 तक इंडिया के अंदर कार्बन नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे। नेट जीरो का मतलब है कि जितनी हम प्रोड्यूस करते हैं उतने ही हम कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे होंगे किस तरीके से, चाहे और पेड़ लगाएं, चाहे कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से करें, किसी भी तरीके से करें, हम बैलेंस कर देंगे पर 2070 तक, ठीक है। तो बहुत ही लंबा टारगेट है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं। अपनी उम्र से 50 साल जोड़ के देख लो कि इतनी दूर ये टारगेट है, तो वहां तक इंडिया ये अचीव करना चाहता है। तो इसके कारण आज, क्योंकि मतलब कल लास्ट डे था, अब कंट्रोवर्सी यही है कि आपके जितने भी देश जो कमिटमेंट कर रहे हैं ना, ये कमिटमेंट काफी नहीं है। हमें दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर है उसे रोकना है, कितने पे कोशिश करनी है, 1.5 डिग्री राइज ही रुक जाए, मैक्सिमम 2 डिग्री। कब से? प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले जो टेम्परेचर थे उससे 2 डिग्री ऊपर नहीं जाने देना। अब तो पहले गर्मी बढ़ गई है, पर इन सबका मानना ये है कि मतलब आपकी अब एजेंसीज का मानना ये है कि 2030 तक ही, अभी तक जो हमने 2030 तक सारे देशों ने कमिटमेंट की है, तब भी हमारा टेम्परेचर नहीं रुकने वाला। और बाय 2100 जब 2100 साल आएगा, हम 2.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ चुके होंगे टेम्परेचर के। तो ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स और ये सारी चीजों की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है। मतलब चलो हम में से ज्यादा लोग तो नहीं रहने वाले तब तक, ठीक है। 70 साल जोड़ लो अपनी उम्र से, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही होगा, तभी आखिरी दिन ही गिन रहे होगे। पर आने वाली जनरेशन के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनके लिए ये सब कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इसके कारण एक चीज इंडिया ने आखिरी जो फाइनल सिग्नेटरी एग्रीमेंट होता है ना, कि लास्ट में हमारी क्या डिस्कशन हुई, लास्ट मोमेंट पे इंडिया ने एक वर्ड चेंज करवाया है। वो वर्ड क्या चेंज करवाया है कि जो कोल है उसे हम फेज आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे। यानी कि एक्चुअली हम कह रहे हैं कि हम कोल खत्म नहीं करेंगे। फेज आउट का मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देना, हम बस उसका यूज कम कर देंगे, ठीक है। तो इंडिया अभी भी कोल डिपेंडेंट इकोनॉमी है और आगे भी हम अपने आप को ये देख रहे हैं। कोल को अपने आप को एक ब्लैक गोल्ड बोला जाता है।
ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में से निकलता होता है, ये लेयर्स में तैयार होता है हमेशा। ठीक है, आपका कोल कितना बेटर होगा ये हमेशा डिपेंड करता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, वॉलेटाइल मटेरियल और चीजें भी हो सकती हैं, मॉइस्चर कैसा है और कितनी ऐश प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर कोल है ना, अगर तुम देखोगे वो काफी ऐश प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो क्वालिटी इतनी खराब है। जो सबसे प्योरेस्ट कोल होता है ना, वो पीछे बहुत ही कम राख छोड़ के जाता है, वो ज्यादातर सारा जल जाता है और वो गर्मी बहुत प्रोड्यूस करता है, बहुत टाइम तक चलता रहता है। तो जिसमें मतलब अगर कार्बन और मॉइस्चर, सिर्फ इनकी मैं बात करूं, यही सबसे बड़े दो इंग्रेडिएंट बनते हैं। जितना ज्यादा आपके किसी चीज के अंदर कार्बन होगा वो उतना बेटर होगा। जितनी कार्बन क्वांटिटी गिरती जाएगी और दूसरी साइड पे अगर बाई चांस मॉइस्चर बढ़ता गया तो उतना वो घटिया कोल होता जाएगा। ठीक है, तो आपके कार्बन बने कैसे हैं, कोल बना कैसे है आपका? देखो, बहुत साल पहले आपके जो सडन अर्थ के अंदर मूवमेंट हुई है, आपके कई जगहों पे जैसे ना स्वैम्प्स बन गए थे, पानी के, पानी था, चिक्कड़ बन गया था, गारा सा बन गया था, उसके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स उसके अंदर ही फंस गए। ठीक है, वो अंदर डिके होने लग गए होंगे, पर जब और पानी आया उनके डिके रुक गया था, वो और डिके नहीं हुए। पर उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे दबते रहे, ऊपर जितना वेट पड़ता गया लेयर्स का, हीट आ गई और वेट आ गया, प्रेशर भी आ गया, वो उन्हें धीरे धीरे चेंज कर देता है आपके कोल के अंदर। अगर पानी हो कहीं पे, पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड हो जाए, जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स डिके हम लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाते हैं ना, तो ये जो डिके है ये पूरी तरह हो नहीं पाया, इससे पहले और पानी भी इसके अंदर आ गया, पर ये बहुत ज्यादा नीचे दब गए तो इन्हें हीट भी मिल ली और प्रेशर भी इन्हें फेस करना पड़ा, तो अपने आप ये चीज कन्वर्ट होती गई। क्लियर है? तो इस तरीके से पहले ये प्लांट्स आए, एनिमल्स थे, ये सारे के सारे चिक्कड़ में फंस गए, पानी के अंदर सारे फंस गए। ठीक है, इसके बाद ये लेयर नीचे नीचे दबती गई, ये नीचे पहुंच गए। पीट ऐसी चीज होती है कि जहां पे पूरी तरीके से कोई चीज डिसॉल्व ना हुई हो, नीचे टाइप ऑफ कोल में पढ़ाऊंगा, ये अभी भी मतलब पूरी तरह फॉसिल्स खत्म नहीं हुए हैं, और पानी आ गया और ऊपर लेयर्स आ गई, इसके दबाव के कारण ये नीचे कोल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये कोल बाद में हम इसी की माइनिंग कर करके से निकाल लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो पीट होता है ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरीके से बना ही नहीं होता, इसका तो एक्चुअली कलर भी ब्राउन से कलर का होता है, ये काले रंग का होता भी नहीं है। ये 40 to 55% ही इसके अंदर कार्बन है, बाकी सारी इंप्योरिटीज है, तो ये धुआं भी बहुत करेगा, पोल्यूशन भी बहुत करेगा, और मॉइस्चर भी इसके अंदर काफी होता है, तो ये अच्छा कोल नहीं माना जाता। इस ज्यादा से ज्यादा कई बार हीट ऐसी चीजों के लिए कर लिया जाता है जहां पे बस हीट चाहिए, पर बाकी सारी सस्ते सस्ती जहां पे चीज चाहिए वहां पे ये निकल के आता है। ठीक है, ये कलर भी इसका ब्राउन होता है। उससे थोड़ा सा बेटर, ये भी ब्राउन अभी शेड में घूम रहा है, लिग्नाइट 40 to 55% है। ठीक है, डार्क टू ब्लैक ब्राउन कलर, ये बस और थोड़ा सा ब्लैकिश शेड में जाते जाते हैं। जितना काला होगा वो उतना बेटर कोल होगा। ठीक है, जो एक्चुअली जो सबसे प्योरेस्ट कोल होता है ना, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डेंस ब्लैक होता है, तो वो महंगा भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपके इसके मॉइस्चर कंटेंट अभी भी इसके अंदर हाई है 35% तक, तो ये भी धुआं करेगा। फिर आता है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, बिटुमिनस कोल, ये इंडिया के अंदर हाईएस्ट है, ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही मिलता है। ये जो है ये सॉफ्ट कोल होता है, आराम से टूट भी जाता है, 40 to 80% इसके अंदर कार्बन होता है, तो 40 से लेके 80% तक कोई भी वेराइटी हो सकती है इसकी। ठीक है, मॉइस्चर और वोटाइल कंटेंट अब थोड़ा कम होने लगता है, डेंस हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये वेजिटेबल, किसी जमाने में किसी वेजिटेबल्स जो दबी है ना, जो आपके प्लांट्स दबे हैं, ये सब कुछ दबा है, ये उससे बनता होता है। ठीक है, ये आपकी कोक और गैस बनाने में यूज होता है, ये वो कोक नहीं है जो आप पीते हो, ये इंडस्ट्रियल कोक है, पॉइजनस होती है, जहर होता है। ठीक है, पर आपकी जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ जो आपकी स्टील, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज है, वहां पे कोक चाहिए होता है, कोक के बिना आयरन स्टील ये सब कुछ नहीं बन सकता, तो इसी कारण, इनके कारण तो यूज हमेशा ही रहेगा कोल का। सबसे बेस्ट जो आपके कोल माना जाता है वो है एंथ्रासाइट।
ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है, इसे हार्ड कोल भी कहते हैं, ये थोड़े पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें 80 to 95% कार्बन है, ये सबसे ज्यादा, ये आराम से जलता है, ठीक है, तो इसकी हीट भी कम वेस्ट होती है और बहुत ही एफिशिएंट कोल है। ये कई जगहों पे अगर आप इसे जलते हुए देखोगे ना, ये बहुत टाइम तक, जैसे अगर आपने कभी बारबेक्यू जब ऐसे कुछ किया है तो देखोगे कुछ कुछ टाइम बाद दोबारा से कोला डालना पड़ता है, क्योंकि वो आपके लो क्वालिटी कोल्स होते हैं। एंथ्रासाइट ऐसी चीज है, ये जलता ही रहता है, तो सेम कोल बहुत टाइम तक हीट देता रहता है, और बाद में कोल भी, मतलब जो ऐश है ना, वो भी बहुत कम छोड़ के जाएगा, नहीं तो वो सारा ढेर ही लग जाता है ऐश का, ठीक है। सर्दियों का टाइम आ रहा है, कहीं ना कहीं तो कोल देख ही लोगे अब। अगला जो आपका करंट अफेयर है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? सबसे पहले ये चीज, ये आपके तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, वहां पे पहाड़ है नालामला हिल्स, ये आपकी ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा पड़ते हैं, ठीक है। नालामला हिल्स ये वहां पे लोकेटेड है। तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा इंडिया में कौन सा है? नागार्जुना सागर श्रीलम्बम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे अब दो फैक्ट आ गए हैं, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, दोनों का नाम आ गया, नागार्जुना सागर। और ये अमराबाद टाइगर रिजर्व एक और चीज के लिए खास है, क्योंकि इसके अंदर ना एक ट्राइब भी रहती है, चेंचू ट्राइब। देखो हमारे वैसे जो कानून है उनके अंडर आपके जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ये टाइगर रिजर्व्स हो या कोई भी नेशनल पार्क हो, इनके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज को मिनिमम कर दिया जाता है, ज्यादातर इंसानों को निकाल दिया जाता है यहाँ से। पर ऐसा नहीं है, पिछले साल आपकी ये यूपीएससी में स्टेटमेंट थी कि नो वन लिव्स इन एनी नेशनल पार्क, किसी नेशनल पार्क में कोई भी नहीं रहता। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ना ऐसी, ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, एक चीज बहुत कुछ बोल रही है। तो ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसकी प्रॉब्लम भी यही है कि ये 90% टाइम गलत होगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी जंगल में कोई भी नहीं रह रहा है। तो ये जब ऐसी स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, इस चीज पे ऊपर ध्यान देना कि पूरे इंडिया में, एक तरह से वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि पूरे इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स में कोई भी नहीं रहता, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, तो वो स्टेटमेंट इसलिए गलत थी, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में बैठ के जरूर सोचना। ये जो चेंचू ट्राइब है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा साइड पाई जाती है, खासकर नालामला फॉरेस्ट जो है आंध्र प्रदेश का, और तेलंगाना में भी है, नालामला हिल है वो, उसी का फॉरेस्ट भी है, ठीक है। ये द्राविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। द्राविडियन लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन्हें द्राविडियन लैंग्वेजेस कहते हैं। ये तेलुगु, मलयालम, ठीक है, तमिल, उड़िया, ये जो है ये सारी द्राविडियन लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़। तो ये भी इनकी लैंग्वेज इनसे मेल खाती है और ये यही बोलते हैं। ये आज भी हंटर्स और गैदरर्स वाली जिंदगी जी रहे हैं। हंटर्स और गैदरर्स क्या करते होते थे? हंटिंग के कुछ लोग शिकार करके लाते हैं, गैदरिंग जो बाकी फ्रूट्स और ये सारी चीजें तोड़ के लाते हैं वो गैदरिंग होगी। तो ऐसी दोनों एक्टिविटीज ये करते हैं और इसी से इनका गुजारा चलता है, ठीक है। फोर्थ करंट अफेयर है आपका केसरे हिंद बटरफ्लाई। अब आपको ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता होता है, ये पहले भी बटरफ्लाई के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये किस स्टेट, ये हमेशा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते होते हैं बटरफ्लाई के, कि ये किस स्टेट की, हर स्टेट ने, मतलब हर स्टेट लॉन्ग टर्म में क्या करता जा रहा है कि अपनी अपनी ना एक स्टेट बटरफ्लाई भी वो डिक्लेयर करते जा रहे हैं, खासकर जहां पे कोई यूनिक वैरायटी मिलती है। केसरे हिंद बटरफ्लाई जो है, ये अभी अभी आपके अरुणाचल प्रदेश ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई से डिक्लेयर किया, और ये एक बहुत ही यूनिक मीटिंग में भी हुआ है, इस कारण भी खास है। देखो इस बार आपकी जो कैबिनेट मीटिंग ने अप्रूव किया है, ये कैबिनेट मीटिंग ना आपकी किसी ऑफिस में नहीं हुई, ये आपकी जो पाखे टाइगर रिजर्व है, ये उसके अंदर ये मीटिंग की गई है। तो आपके टाइगर रिजर्व के अंदर बैठ के ही उन्होंने ये मीटिंग की और वहां पे ये चीज डिक्लेयर की है, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई है 90 to 120 mm इसका विंग स्पैन होता है। देखो बटरफ्लाई जो ऐसे पूरी शेप की हम बनाते होते हैं, तो ये इसका विंग स्पैन होता है कि कितनी ज्यादा चौड़ी हो सकती है।
ठीक है, और ये 6 स्टेट्स में पाई जाती हैं, सारी सारी ईस्टर्न हिमालयस में है। तो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं ये सिर्फ उस साइड को पाई जाती है। ये जो बटरफ्लाई है ना, ये इस कारण भी स्पेसिफिक है क्योंकि ये बटरफ्लाई खत्म होने वाली है। और भी किस देशों में पाई जाती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इस साइड पे सारी जगहों पे पाई जाती है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में ये बहुत ही कम जगहों पे बची है। इस कारण अरुणाचल प्रदेश अगर इसे अपनी स्टेट बटरफ्लाई बनाता है तो कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिश करेगा। इस कारण ये सिग्निफिकेंट चीज है। ठीक है, हमारा एक एक्ट है जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये उसके शेड्यूल 2 का हिस्सा है। देखो जितना शेड्यूल ऊपर होता है ना, जैसे जो शेड्यूल 1 में जानवर है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, शेड्यूल 2 में उससे थोड़ी कम प्रोटेक्शन है, पर इन्हें भी मार नहीं सकता कोई भी। ठीक है, बस ये प्रोटेक्शन का दर्जा थोड़ा कम है। ठीक है, इस तरीके से करते करते आपके शेड्यूल 5 में वो जानवर आते हैं जिन्हें कोई भी मार सकता है, जैसे आपके रैट्स हो गए, माउस हो गए, उसके ऊपर कोई सजा नहीं। वैसे तो सारे एनिमल्स की लिस्ट है इसके अंदर, बड़े से लेके सारे छोटे से छोटा हर जानवर कवर किया जितने भी इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इससे पाके टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है आपको। उसकी इसके बाद ना इसके आसपास ना रिवर्स बहुत सारी निकलती हैं, जैसे इसके वेस्ट और नॉर्थ में देखो, ये नेशनल पार्क हो गया, इसके वेस्टर्न साइड पे और इसके नॉर्थ में यहां से आपकी एक रिवर निकलती है, दोनों साइड से ये बाउंड्री बना देती है। कौन सी रिवर है ये? बरेली, या जिसे कामेंग कह सकते हो। कामेंग रिवर इधर से निकल गई, उसके बाद इसके ईस्टर्न साइड से निकलती है पाके, उसके बाद साउथ में पड़ती है इसके ब्रह्मपुत्र। तो पेपर में ना ये स्टेटमेंट्स बन के आती होती हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बन के आएगी कि ये गैस करने के लिए कि ये कौन सा नेशनल पार्क है। इसके वेस्ट और नॉर्थ में कामेंग रिवर है, इसके ईस्ट में पाके है, इसके साउथ में ब्रह्मपुत्र है। ये इतनी एलिवेशन इसकी मैक्सिमम है। ऐसे पॉइंट्स उठाएंगे और पूछेंगे ये कौन सा नेशनल पार्क है। तो एक ही नेशनल पार्क होगा इसमें ये तीनों रिवर्स कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, तो उसका आंसर बस नीचे पाके होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस कारण हमने ये फीचर्स इस तरीके से याद करना है। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को भी? ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स।